वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 के बारे में और पेपर 2 के इकाई 1 का जो चैप्टर 2 है यानी अध्याय 2 उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले ध्यान होगा आपको, अध्याय 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अध्याय 1 का वीडियो हमने लगभग 1 घंटे की बना रखी है। उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, बहुत सारे जो है विचारधाराएं थी, तो उनको लेना हमको अति आवश्यक था, इसलिए वीडियो लंबा हुआ वो। ठीक है। तो पहला चैप्टर बहुत ही, उसमें हम परिभाषा देखे, दर्शन देखे, संकल्पना देखा था और गृह प्रबंध की भूमिका को समझ लिया था हमने। ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का क्या नाम है, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान। तो गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान तब होगा आपको जब इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लेंगे, जिसमें हमने गृह प्रबंधन की भूमिका के बारे में चर्चा की है। ठीक, तो गृह प्रबंध की भूमिका, संकल्पना उसकी, उसका दर्शन और उसकी परिभाषा हमने पहले वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर लिया है। ठीक, और ध्यान होगा आपको, उसमें हमने विस्तार से सारी बातों को समझाया है, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ठीक, इसके अंतर्गत गृह प्रबंधन प्रक्रिया का जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, इसके अंतर्गत हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले ये जान लें। तो सबसे पहले जब हम गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं या फिर उसमें हम नया नया जो है अपना कदम रखते हैं, तो सबसे पहले हमको गृह प्रबंधन में सबसे पहले योजना बनानी आवश्यक होती है। सबसे पहली चीज़ है, किसी भी कार्य को करने से पहले योजना बनानी चाहिए। योजना के बाद में योजना को गति कैसे प्रदान की जाए, या फिर उसको रोका कैसे जाए, या फिर उसमें जो है किसी प्रकार का संशोधन करना हो, या किस प्रकार से वो क्रियान्वित होगा, इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात योजना बनानी पड़ेगी। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी, नियंत्रण रखना पड़ेगा, यानी उसको क्रियान्वित करने का, उसको रोकने का, ये सारा जो है आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या वो जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, ये मुद्दे। उसके बाद में जब मूल्यांकन कर लेंगे, उसके बाद निर्णय प्रक्रिया पर निकलेंगे कि हाँ अब ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। ठीक, तो निर्णय प्रक्रिया समझ में आ गई सारी बातें। योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन, निर्माण, निर्णय प्रक्रिया। योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन एवं निर्माण प्रक्रिया, इन्हीं चारों जो है टॉपिक्स पर, इन्हीं चारों मुद्दों पर आपका ये पेपर जो है, पेपर क्या बोल रहे हैं हम, ये जो चैप्टर है वो आधारित है। ठीक है। तो बस इन्हीं 4 मुद्दों को आपको विस्तार से विभिन्न गृह शास्त्रियों के अनुसार समझ लेना है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसको जान लेना है। ठीक, तो हम ओवरऑल बात करेंगे जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनको साथ ही साथ डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं प्रश्नों को रेडी होने के लिए? अगर तैयार हैं तो फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, जो कुछ भी त्रुटियां रह रही हो उसको भी बताइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी संख्या मात्रा, मतलब ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में तमाम लोगों का दिमाग होगा, तमाम लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होंगी, तो अपनी अपनी विचारधाराएं लोग व्यक्त करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए आप बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट का मैं उत्तर दूंगा। कमेंट में जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, जहां तक कोशिश करूंगा पूरी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कुल मिलाकर के चैप्टर 2, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान, जिसके अंतर्गत योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन एवं निर्णय प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले तो ये जानिए कि व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है। जब किसी चीज़ की व्यवस्था बनाते हैं, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में हम चीज़ें मतलब खुल जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है यही कि व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण है मित्रों, कौन सा है, योजना है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण योजना होता है, दूसरा चरण नियंत्रण होता है, तीसरा चरण मूल्यांकन, और चौथा चरण कौन सा होता है, निर्णय प्रक्रिया। अब कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक, साथ ही साथ योजना के बीच एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को हम क्या कहते हैं, उस सीढ़ी को संगठन कहते हैं। तो जब योजना बनाएंगे, योजना एक लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ना एक लोग उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे, तो उसके लिए संगठन होना चाहिए। और संगठन हम किसको कहते हैं, संगठन होता है क्या, संगठन जो होता है, इसमें क्या होता है, संगठन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है, जो कि एक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। ठीक है, क्या हो, एक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो संगठन। ठीक, इतनी बातें आपके समझ में आई। तो संगठन क्या होता है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर
साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है, इसे ही हम संगठन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अभी आगे चल करके और विस्तार से समझेंगे। ठीक, तो ये सारी बातें आपको समझना अति आवश्यक होता है। और एक चीज होती है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा आता है प्रश्न एग्जाम में कि मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो कौन सा होता है? कार्य व्यवस्था को मूल्यांकन जो होते हैं क्या बनाते हैं? सुदृढ़ बनाते हैं, मतलब कठोर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, मतलब एकदम से लचीला नहीं होने देते। तो मूल्यांकन जो होता है वो कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं और सफल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सफल कौन बनाता है? मूल्यांकन बनाता है। योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने के बीच में एक सीढ़ी कार्य करती है जिसको हम संगठन कहते हैं। व्यवस्थापन का पहला चरण कौन सा होता है? योजना होती है। ये सारी बातें प्रश्न के रूप में आपसे एग्जाम में पूछी प्रीवियस ईयर में गई हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बताना उचित समझा, इसलिए बता दिया। इन बातों को भाई आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने। फ्रेंड्स, मित्रों मतलब अब मित्रों में आप गर्ल्स भी हैं तो मित्रों समझ जाए कि मेरी आदत है मित्रों दोस्तों बोलने की। तो आप लोग दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, हर एक मतलब हर एक तरह से आप लोग हमारे साथ हैं। स्टूडेंट भी हैं, हर एक प्रकार से आप लोग फ्रेंड भी हैं, क्योंकि हमारी मतलब हम लोग एकदम से 7 साल लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आप एक दूसरे के जब फ्रेंड हो जाते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स भी है। अब जिनको मतलब भाई बनाना है वो भाई बना ले, जिनको बहन कहना है वो बहन कह लें। मतलब बहन तो हमको कहेंगे नहीं, ठीक है, भाई ही बोलेंगे। तो जो भी जिसके मन में हो विचार, वो अपने मन में विचार बिल्कुल भी अपने मन में ले सकते हैं। विचारों की आपको स्वतंत्रता प्रदान है। ठीक है, अनुच्छेद 19A इसकी आपको अबाध रूप से स्वतंत्रता देता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो कि किसी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। ठीक है, तो हालांकि ये थोड़ी बातें थी मुद्दे की मतलब वैसे ही इसको हमने बता दिया। प्रश्नों को देखते हैं फटाफट। अब एकदम से कोई इसमें मैं मजाक वगैरह कुछ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ना कोई हंसने वाली बात बोलूंगा। बस सीरियसली आपको प्रश्नों को देखना है और प्रश्नों को देखते ही कैसे उत्तर तक पहुंच जाना है ये ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक, चलिए। मूल्यांकन वह तकनीक है जो व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध परिणामों से अधिक क्या करवाती है? प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। तो भैया मूल्यांकन वह तकनीक होती है जो किसी व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध परिणामों से अधिक क्या प्राप्त करवाना चाहती है? तो क्या प्राप्त करवाना चाहेगी? अधिक से अधिक संतोष। ठीक है, अधिक से अधिक संतोष जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वही मूल्यांकन होता है। तो व्यक्ति के जितने भी उपलब्ध साधन या परिणाम होते हैं उन्हीं के माध्यम से ज्यादा व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो जाए तो ये एक प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ये मूल्यांकन कहलाती है। ठीक, तो संतोष ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। जब आपका कोई कार्य संपन्न हो जाता तो आपको क्या मिलता है? आपको संतोष मिलता है, संतोखम परम सुखम। ठीक, तो संतोष मिलता है आपको। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जब मूल्यांकन तकनीक वह तकनीक होती है जो किसी व्यक्ति को उसके पास जितने भी उपलब्ध परिणाम होते हैं उससे अधिक संतोष प्राप्त करती है। कि आपके पास 3 पुस्तकें हैं, 3 में आपको संतोष है कि 3 में मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, या सर जी ने 14 वीडियो बनाई है, 15 वीडियो बनाई, तो ये मैं देख लूंगी तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं पेपर में अच्छा नंबर ला सकूंगी। तो क्या है ये संतोष? अगर आपके मन में हो गया तो यही क्या है? मूल्यांकन है। आपने मेरी वीडियो का मूल्यांकन करके अपने आप को संतोषित कर लिया, अपने आप को संतोष मतलब रख लिया संतोष में। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं। व्यवस्थापन का चरण नहीं है, तो व्यवस्थापन का चरण कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले जाने व्यवस्थापन का चरण कौन कौन से हैं। व्यवस्थापन का चरण हमने अभी भी आपको बताया, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के प्रारंभिक ज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया। इसमें कौन सा है? तो योजना भी है, नियंत्रण भी है, मूल्यांकन भी है, लेकिन कार्यात्मक हमने उसमें नहीं बताया था। यही कार्यात्मक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्यात्मक। ठीक है, यही है ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो व्यवस्थापन का जो चरण नहीं है वो कौन सा नहीं है? कार्यात्मक नहीं है, जबकि योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन है। और इसके बाद में एक और है निर्णय प्रक्रिया। अगला देखते हैं, नियंत्रण की अवस्था नहीं है। नियंत्रण की अवस्था कौन सी है निम्न में से? नियंत्रण की अवस्था कौन सी नहीं है? नियंत्रण की अवस्था सबसे पहले जान लीजिए कौन सी होती है। तो नियंत्रण की आवश्यकता जो होती है, नियंत्रण में प्रोत्साहन भी दिया जाता है, यानी कि जो है क्रियान्वित करने के लिए उसको दिशा भी दी जाती है किसी कार्य को, योजना को। ठीक है, योजना की जांच भी नियंत्रण के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ योजना के बीच में समायोजन स्थापित करना भी जो है क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। तो योजना की अवस्था में प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन किसी योजना को दिया जाता है नियंत्रण में, साथ ही साथ उसकी जांच की जाती है, साथ ही साथ उसका समायोजन भी किया जाता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता पर हम
बल नहीं देते, तो इसलिए जो कार्य क्षमता है ये नियंत्रण की अवस्था नहीं है। क्या नहीं है? कार्य क्षमता जो है वो नियंत्रण की अवस्था नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। पहले आप लोग सोच लीजिए कौन सा प्रश्न सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका। ठीक, व्यवस्थापन का तीसरा चरण है। अब व्यवस्थापन का तीसरा चरण कौन सा है? हमने क्या बताया, शुरुआत में बताया आपको, व्यवस्थापन का पहला चरण योजना, दूसरा चरण नियंत्रण, तीसरा चरण कौन सा है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, मूल्यांकन। व्यवस्थापन प्रक्रिया का तीसरा चरण कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन सा है? मूल्यांकन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। मूल्यांकन का प्रकार कौन से मूल्यांकन, कौन कौन से प्रकार? अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और एक दूसरा अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक मूल्यांकन जो होता है वो कानूनी रूप से वैलेबल होता है और मतलब उसको जो है सबकी सहमति प्राप्त होती है। जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है वो विधिक रूप से नहीं होता है, यानी कानूनी रूप से नहीं होता है। ठीक है, एक ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब वस्तु का सरसरी तौर पर, सरसरी मतलब होता है, एक बार में फटाफट रिवीजन के तौर पर देख लें किसी चीज को, सरसरी निगाह होती है, सरसरी नजर होती है। तो जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है, यानी सरसरी तौर पर बहुत जल्दी जल्दी में उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संपूर्ण मूल्यांकन कहते हैं। पूरी वस्तु का हम बहुत जल्दी जल्दी मात्रा में जब हम सारी चीजें कर लेते हैं तो मूल्यांकन, तो उसको हम क्या कहते हैं? संपूर्ण मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन जब योजना का गहराई से हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? जब किसी योजना का हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो वह मूल्यांकन क्या कहलाता है? वह मूल्यांकन विस्तृत मूल्यांकन कहलाता है। जैसे होता नहीं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप क्या लिखते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक ही होता है। तो इसमें क्या लिखते हैं, जिसको हम लॉन्ग आंसर अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें क्या लिखते हैं? बहुत विस्तार से सारी चीजें लिखते हैं, बहुत समझा करके। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है? बहुत ही हम शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें क्या होता है? उनका संपूर्ण मूल्यांकन होता है। तो मैं आपका सिलेबस का क्या करवा रहा हूं? आपके सिलेबस का संपूर्ण मूल्यांकन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? संपूर्ण मूल्यांकन करवा रहा हूं। तो ऐसे याद रखेंगे कि सर जी हमारे सिलेबस का क्या करवा रहे हैं? संपूर्ण मूल्यांकन करवा रहे हैं। संपूर्ण मूल्यांकन में क्या होता है? जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संपूर्ण मूल्यांकन कहते हैं। तो मैं क्या करवा रहा हूं? सरसरी मूल्यांकन कर रहा हूं, सरसरी निगाह से, सरसरी नजर में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख रहा हूं, साथ ही साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सारे मतलब चैप्टर वैसे भी विस्तृत मूल्यांकन भी हो जाएगा क्योंकि मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं हर एक मुद्दे को। ठीक है, तो और जब योजना का गहराई से खूब अध्ययन करते हैं, उसी में डूब करके अध्ययन करते हैं, तो उसी मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? विस्तृत मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रास एवं क्रेडल। तो ग्रास एवं क्रेंडल आपने पहले भी सुना होगा नाम, जी हाँ, पहले चैप्टर में आपने ग्रास एवं क्रेंडल, ठीक है, ओपेन हीम यानी जिनको राम नहीं हमने बताया था, इसको भी देखा होगा, न्यूमैन को देखा होगा। ठीक है, इन सभी को देखा होगा। चलिए बात करते हैं, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? तो ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार जो नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था है वो कौन सी है? वो समायोजन है। तो नियंत्रण में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? समायोजन होनी चाहिए। किसके अनुसार? तो किसके अनुसार? ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार। तो नियंत्रण की अवस्था में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले समायोजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रास एंड क्रेंडल। तो ग्रास एवं क्रेंडल तो जानते हैं, सबसे पहले मान लिया जो है पृथ्वी पर सबसे जो है पहले क्या आई? घास वास जमी होगी, घास फूस। ठीक है, तो ग्रास याद रखें, ग्रास मतलब घास होता है। तो समायोजन जो होता है वो कैसी प्रक्रिया होती है? किसने बताया समायोजन? जो अग्रिम व्यवस्था है, पहली व्यवस्था, सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? ग्रास आई। ग्रास से क्या याद रखेंगे? समायोजन। समायोजन जो होता है वो नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था है। किसने माना? ग्रास एवं क्रेंडल ने माना। बस आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हालांकि वो ट्रिक वगैरह आपने मत याद करिए जो मैं बता रहा हूं, आप लोग जो है अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए, अपने हिसाब से याद करिए, जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन वह तकनीक होती है, यानी मूल्यांकन जो होती है वह तकनीक होती है जो किसी व्यक्ति को क्या करती है? जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। ध्यान होगा आपको, इससे पहले हमने जब पहला आपको जो है प्रश्न बताया था कि मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध परिणामों से अधिक क्या परवाने का, उसमें डॉट 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 करके बीच में दिया था, तो संतोष प्राप्त करने में
सहायक सिद्ध होती है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? ऊपर कौन है भैया? ग्रास और क्रेंडल, तो वही इसमें भी है, ग्रास एवं क्रेंडल। ग्रास एवं क्रेंडल महोदय ने कहा है मूल्यांकन की परिभाषा देते हुए कि मूल्यांकन एक ऐसी तकनीक होती है जो किसी व्यक्ति को अपने पास जो उपलब्ध साधन है उनके या उपलब्ध परिणाम होते हैं उनसे क्या करें, अधिक से अधिक हम संतोष प्राप्त कर लें। ठीक है, यही क्या है? यही मूल्यांकन होता है। ठीक, तो ग्रास एवं क्रेंडल ने कथन कहा। ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा और इसका आ करेक्ट होगा पहले का। अगला प्रश्न देखते हैं। यह योजना जहां तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। तो योजना कौन सी ऐसी योजना होती है जो क्या करती है? तो कौन सी ऐसी योजना होती है जो जहां तक संभव है उतना आगे देखती है, जहां तक संभव होता है मतलब एकदम लास्ट सीमांत इकाई तक जाती है, और इच्छित अंतिम परिणामों को, जो अंतिम परिणाम होता है उसका चित्र भी बना देती है, चित्र निर्मित कर देती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना। तो आपको पहले से पता होगा जब पूरा विस्तृत सीमांत इकाई मतलब जहां तक उसकी दृष्टि जाती वहां तक वो सारी चीजें करता है, तो वो योजना कौन सी होगी? दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन मतलब बहुत समय तक, लंबे समय वाली। ठीक है, विस्तृत योजना। दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जहां तक संभव होता है उतना आगे देखती है ये योजना, और इच्छित अंतिम जो परिणाम होते हैं उनका चित्र भी निर्मित कर देती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? योजना का महत्व जो होता है किस लक्ष्य के कारण होता है? तो इसके कई लक्ष्य होते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अनिश्चितता को दूर करना, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना, और सी ऑप्शन मिल जाएगा मितव्ययता एवं नियंत्रण करना। योजना का महत्व जो होता है किस पर? योजना जब किसी बनाते हैं या फिर योजना का जो महत्व होता है वो अनिश्चितता को दूर करता है, जो निश्चित चीजें मतलब निश्चित करने को प्रेरित करता है, यानी अनिश्चित चीजें कुछ भी नहीं है, तो अनिश्चितता को दूर करता है। कौन? योजना। जब किसी चीज की हम योजना बना करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें अनिश्चितता आ ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मतलब कोई चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। अगर आप योजना बना करके पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे और आपको कोई भी पेपर हो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात क्या होनी चाहिए? योजना बना करके आपको सारी चीजें करनी चाहिए। कोई भी कार्य हो, गृह प्रबंध ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्षेत्र में योजना होता है, हर एक क्षेत्र में मूल्यांकन होता है, हर एक क्षेत्र में नियंत्रण होता है, हर एक क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया होती है। इसी पर बेस होती है पूरी दुनिया, इसी पर सामाजिक जीवन भी चलता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो योजना का महत्व जो होता है वो अनिश्चितता को दूर करता है, और उद्देश्य जो होते हैं उन पर बहुत फोर्स केंद्रित करता है, मतलब बल करता है कि क्या उद्देश्य है। यानी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? तो आपका जो उद्देश्य है उस पर हमेशा बल देता रहता है। कौन? योजना। ठीक है, साथ ही साथ इसीलिए टाइम टेबल बहुत लोग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम टेबल जो है चिपका देते हैं रूम में, लेकिन पढ़ते नहीं उस हिसाब से। ठीक, आगे है मितव्ययिता एवं नियंत्रण करना। मितव्ययिता जो योजना के अंतर्गत क्या होता है? मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्च करना, मतलब उचित खर्च करना। कम मितव्ययिता मतलब ये नहीं होता कि कम खर्च करना, उचित खर्च करना। उचित मतलब उचित तरीके से पैसों का निर्वहन करना, पैसे खर्च करना, उसी को मितव्ययिता कहते हैं। और नियंत्रण करना मतलब सही चीज को, नियंत्रण हमने बता ही दिया था कि किसी चीज को प्रोत्साहन देना, किसी चीज को क्रियान्वित करना मतलब आगे बढ़ाना, या फिर उसको नीचे गिराना। ठीक है, नियंत्रण में दोनों पहलू आते हैं। नियंत्रण में विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में क्या है? मतभेद है नियंत्रण की परिभाषा देने में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आयोजन क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि होती है। तो आयोजन जो होती है वो क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि होती है, या कथन किसने कहा है? तो आयोजन क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि होती है। आयोजन, जब आप किसी चीज का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले उसको पूर्व पहले ही बना लेते हो चिट्ठा पूरा। ठीक है, प्रारूप उसका पहले ही बना लेते हैं। प्रारूप मतलब होता है पहले से लिख लेना किसी कागज पर कि क्या क्या चीजें हमको करनी है, बहुत शॉर्ट वे में। ठीक, तो ली ब्रेटन महोदय ने कहा कि जो आयोजन होता है वो क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि होती है, यानी क्रिया को करने से पहले हम एक चिट्ठा बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आयोजन, यानी वो एक प्रक्रिया बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, उसी चीज को आयोजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आयोजन ज्ञान एवं क्रिया के मध्य अंतर को दूर करने का पुल होता है, यह किसने बताया? यह कथन किसने कहा है? मिलर एवं उनके साथियों ने कहा है। तो मिलर महोदय एवं उनके साथियों ने क्या कहा कि जो आयोजन होता है वो ज्ञान और क्रिया के बीच में, किसके किसके बीच में? ज्ञान और क्रिया के बीच में क्या करता है? जो अंतर होते हैं, यानी दूरी जो होती है ज्ञान और क्रिया के बीच में, उसके बीच में पुल का कार्य करता है। मतलब आप ज्ञान से क्रिया तक पहुंच जाते हैं, क्रिया से ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, यानी पुल का कार्य करता है। ठीक है, जैसे राम सेतु बनी थी भारत और लंका के बीच में, तो उसी का कार्य करती है। भारत और लंका को जोड़ दिया राम सेतु ने, श्री राम सेतु ने। ठीक है, सॉरी, श्री राम सेतु ने। अब क्या हो गया? जब जो है जोड़ दिया वो,
तो आपको पता होगा लंका जाना भी आसान और यहाँ पे भी आना आसान। पहले जो है उतना सारी चीज़ें नहीं होती थी, विमान बहुत बड़े बड़े लोगों के पास हुआ करते थे, राजा महाराजों के पास। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आयोजन जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहली बात करता है कि ज्ञान और क्रिया के मध्य के अंतर को दूर करने का पुल होता है, पुल का कार्य करता है। ये कथन कहा है मिलर एवं उनके साथियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। यहाँ पे इसी इसका लिबरेटन होगा। अगला प्रश्न देखें, यह किसने कहा कि आयोजन केवल कार्य की सूची बना लेना ही नहीं होता, कि कार्य की सूची बना ले वो आयोजन हो गया, वरन आयोजन एक बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति होता है। तो यह कथन कौन कहा है, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान होगा आपको, जवाहरलाल नेहरू ये बात तब कही थी जब इन्होंने प्रारूप जो है रूपरेखा संविधान की बनाई। रूपरेखा बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अपना जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं हम। आज प्रस्तावना में जो सारी चीजें लिखी हैं इन्हीं के उद्देश्य प्रस्ताव से भाषा ली गई, इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव से सारी बातें उठा ली गई हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए भारत को स्वतंत्र, मतलब इस तरीके से दिया गया उसमें, उसको देख लेंगे आप, ठीक है। उसको देखने की जरूरत नहीं, वो बातें राजनीति शास्त्र की, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 बी ए फर्स्ट ईयर में वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक। चलिए, तो यह कथन किसका है, आयोजन केवल कार्य सूची बना लेना ही नहीं, कि मतलब आयोजन का मतलब है कि आप एक चिट्ठा बना लिए, कार्य सूची बना लिए कि ऐसे हमको कार्य करना है, यही नहीं होता है। इसके अलावा आयोजन जो होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति होती है, यानी बुद्धिमानी से उस पद्धति का प्रयोग करें, उसकी उसकी मतलब उसको क्रियान्वित करने में मदद करें। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आयोजन होती हैं। जब तक आयोजन को नियंत्रण की दिशा नहीं प्रदान होती, मतलब आयोजन में जब नियंत्रण हम स्थापित कर देते हैं तो वो सारी चीजें पूर्ण हो जाती हैं सही से। क्योंकि नियंत्रण क्या करता है, क्रियान्वित करता है किसी चीज को, यानी उत्तेजक का उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, अगला प्रश्न देखते हैं कि यह कथन किसका है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है, ये वाला कथन, ठीक है, कि आयोजन केवल कार्यसूची बना लेना ही नहीं, वरन आयोजन एक बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। तो जवाहरलाल नेहरू बुद्धिमान बहुत थे, तो ऐसे आप याद रखेंगे, जो बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार बताया था आयोजन से संबंधित, तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। यह कथन किसका है, कि आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार लक्ष्यों तक पहुंचता है। तो आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार जो होता है किस प्रकार लक्ष्य तक पहुंचता है। तो परिवार जो होता है किस प्रकार अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है, आयोजन यही बताता है। आयोजन क्या बताता है, कि कोई परिवार अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है, ये बताता है कौन, आयोजन। और ये बात किसने कही, तो बात कही है ग्रास एवं क्रेंडल ने। किसने कही है, ग्रास एवं क्रेंडल ने। किसने कही, ग्रास एवं क्रेंडल। ग्रास एवं क्रेंडल ने किसकी परिभाषा दी थी, इससे पहले नियंत्रण की परिभाषा हमने बताया था। नियंत्रण की परिभाषा की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है, समायोजन। किसके अनुसार, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन की परिभाषा भी दी है इन्होंने, ग्रास एवं क्रेंडल ने कहा कि मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों से अधिकतम क्या करवाती है, संतोष प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है, ठीक। ग्रास एवं क्रेंडल ने इससे संबंधित परिभाषा दी है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब देखते हैं, कुछ और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल में, कि व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र कहा जाता है। तो किसने कहा है, तो व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र कहा है, किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र, ध्यान रखेंगे, क्रियाओं का चक्र किसने कहा, लिचफील्ड ने। ध्यान रखेंगे आप, जब अभिमन्यु युद्ध लड़ रहे थे तो उसमें एक चक्र उठाए थे, एक चक्र उठाया था, जब उसको मतलब जो है रथ विहीन हो गए थे वो, तो रथ का चक्का उठाए थे, चक्र उठाए थे। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, जब और वो कहाँ पे थे अभिमन्यु, तो फील्ड में थे। कहाँ पे थे, मैदान में थे, फील्ड में थे। तो फील्ड यानी रिच फील्ड ने क्या कहा, क्रियाओं का चक्र। तो क्रियाओं का चक्र किसने कहा है, लिचफील्ड ने कहा, किसको, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को। तो इसे याद रखेंगे, जब अभिमन्यु जो है निहत्थे हो गए थे तो उन्होंने चक्र उठाया था, चक्र उठाया था, कहाँ पे उठाया था, फील्ड में उठाया था, फील्ड में। तो फील्ड से लिचफील्ड और चक्र से क्रियाओं का चक्र, किसको कहा जाता है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को। व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र किसने कहा, लिचफील्ड महोदय ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम से नोट डाउन कर लीजिएगा, आ सकता है 2021 के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि जो है एक लिचफील्ड से एक प्रश्न और पूछा गया था, कि इन्होंने व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तो बताया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र तो कहा ही साथ इन्होंने कहा कितने व्यवस्थापन की प्रक्रिया के कितने चरण बताए। तो इन्होंने व्यवस्थापन की प्रक्रिया के कितने चरण बताए थे, 5 चरण बताए थे। तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया के 5 चरण बताए थे किसने, लिचफील्ड महोदय ने, ठीक है। तो 5 फील्ड बताए थे किसने, लिचफील्ड महोदय ने। तो ध्यान रखेंगे, 5 फील्ड बताई थी, मतलब 5 चीजें बताई थी लिचफील्ड ने, ठीक, ध्यान रखेंगे। और एक न्यूमैन महोदय थे, उन्होंने व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्या कहा है,
तो व्यवस्थापन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र किसने कहा? लिचफील्ड ने। जबकि व्यवस्थापन प्रक्रिया को प्रशासनात्मक कौशल कहा है। प्रशासनात्मक, तो प्रशासनात्मक जो कौशल कहा है वो न्यूमैन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है। ठीक, किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है। ठीक, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि जब कभी क्या होता है कि जब कभी दो या दो से अधिक, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के जो बंटवारे होते हैं या बंटवारे की जो आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही कार्य को करते हैं और उस कार्य में ये भी बांट दिया जाता है कि इतना कार्य तुम करोगे, 2/3 तुम करोगे, उसके बाद वाला बचा कार्य शेष कार्य मैं करूंगा। तो इस संगठन है, संगठन में कार्य क्या हो जाता है? कार्यों का बंटवारा हो जाता है। ठीक, तो संगठन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके साथ साथ कार्य करते हैं और व्यक्तियों के मध्य जो कार्य होता है उनका जो बंटवारा होता है, बंटवारे की जो आवश्यकता होती है उसी में संगठन, मतलब इसी का मतलब होता है संगठन है। संगठन की परिभाषा ये होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, संगठन के बारे में और कुछ तथ्य देखते हैं। विभिन्न भागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को क्या कहते हैं? तो विभिन्न भागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को हम संगठन कहते हैं। विभिन्न भागों में मतलब कहीं भी इधर उधर तमाम चीजों में प्रभावपूर्ण मतलब प्रभावशाली, मतलब जहां पे कोई याद रखे आपको, तो उसमें प्रभावपूर्ण जो समन्वय होता है, समन्वय मतलब होता है बीच की चीजें, ना तो उसकी निगेटिव वैल्यू ना उसकी सकारात्मक वैल्यू, उसके मध्यात्मक वैल्यू ना, तो मतलब किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव ना हो। जैसे मान लिया कांग्रेस और भाजपा के बारे में हमका उसको करना है, कांग्रेस और भाजपा के बारे में हमको मूल्यांकन करना है, तो उसका हम अगर समन्वयात्मक रूप से देखेंगे तो ना भाजपा की बड़ाई करेंगे ना कांग्रेस की बड़ाई करेंगे, दोनों के बीच की जो चीजें होंगी वही बताएंगे। ठीक है, यानी उसकी भी जो है डिसएडवांटेज बताएंगे हम, उसके बाद में उसके भी एडवांटेज बताएंगे। ठीक है, मतलब उसकी विशेषताएं उसके जो है नेगेटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट दोनों को बताएंगे। तो समन्वय मतलब होता है कि बीच की चीजें। ठीक है, तो विभिन्न भागों में प्रभावपूर्ण जो समन्वय होता है उसको स्थापित करने की कला को ही हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। तो समन्वय स्थापित करने की कला को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसने संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? तो क्रमबद्ध डिजाइन के रूप में किसने किया है? टस्कर महोदय ने। किसने किया है? टास्कर महोदय ने। टास्कर महोदय ने क्या किया है? क्रमबद्ध डिजाइन से। ध्यान रखेंगे, टास्कर से याद करते होंगे आप, जब मैच देखे होंगे तो मैच में क्या होता है? टास होता है। तो मैच में टास होता है, टास होने के बाद में क्या होता है? लोगों से क्रमबद्ध तरीके से पूछाता है कि हाँ पहले बैटिंग तुम करोगे कि बैटिंग तुम करोगे, जो व्यक्ति जो मतलब टास जो है जीत जाता है। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे टास करने के बाद में उन्होंने कहा कि डिजाइन जो है क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो संगठन को मतलब जो संगठन है यानी टीम जो है आपका, जो संगठन है टीम की संगठन जो आपकी है वो क्रमबद्ध डिजाइन में होनी चाहिए कि पहले कौन खेलेगा। पहले मान लिया रोहित शर्मा खेलेंगे, दोनों लोग जाएंगे, रोहित शर्मा और शिखर धवन, उसके बाद में राहुल जाएंगे या कोहली जाएंगे, उसके बाद में या फिर रहाणे जाएंगे, कौन जाएगा उसके बाद में, तो ये सारी चीजें आपको, या पांड्या जाएंगे, कौन जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप ऐसे ध्यान रखते हैं कि जो मैच की टीम है उसके संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन के रूप में कौन करे, कब होगी वो? जब टास होगा। जब टास होता है तो संगठन को क्या होता है? पहले निर्धारित हो जाता है कि पहले व्यक्ति कौन खेलने जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखते हैं कि संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन के रूप में कौन परिभाषित करता है? टास होगा तो संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन में सजाना पड़ेगा कि पहले कोहली खेलेंगे, पहले रोहित शर्मा खेलेंगे, पहले शिखर धवन खेलेंगे, या फिर पहले चहल, मतलब चहल तो बैटिंग करते हैं लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चहल बॉलिंग बहुत अच्छी करवाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा फेवरेट है चहल, उसके बाद में बुमराह और चहल। अगला देखते हैं, संगठन प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करता है, या किसने कहा? तो संगठन जो होता है प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करता है, यानी जो आप आशा करते हैं कि हमको ये चीजें चाहिए
उसको अगर आप जो है योजना बनाते हैं, उसके बाद में संगठन हो जाता है, 2-3 लोग इकट्ठा होकर के सारा कार्य करते हैं तो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो जो प्रत्याशित आपके परिणाम होते हैं, यानी जो आशा आप लिए बैठे हैं कि ये परिणाम होगा, ये कार्य हमारा संपन्न होगा, उसी को हम संगठन कहते हैं। तो प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम संगठन कहते हैं। यह कथन कहा किसने? यह कथन कहा निकोलस महोदय ने। किसने कहा? निकोलस महोदय ने। क्या कहा? निकोलस महोदय ने कहा कि प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करना संगठन कहलाता है अकॉर्डिंग टू निकोलस। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह विचार किसका है? तो कोई समान उद्देश्य होता है, संगठन बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि कोई उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम जो है विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्ण मतलब संयोजन करते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। यानी कि जब कोई हम संगठन बनाते हैं, संगठन में हमको पहले से कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि हमको मान लिया बाजार जाना है, तो बाजार जाने से पहले हम अपने फ्रेंड से कहेंगे चलो भाई बाजार चलना है तुमको, तो कहेगा हाँ भाई चलना है। अब उद्देश्य क्या है मेरा कि वहां से हमको क्या लाना है, वहां से हमको आटा लाना है बाजार से। अब गेहूं हमने पिसवा दिया, अब बाजार में गेहूं पिसवा दिया और पिसवाने के लिए वहां पे हमने रखाया है। अब हमको आटा लाना है, मेरे पास गाड़ी है, अब हमको जो है एक व्यक्ति की या फिर एक व्यक्ति की जरूरत है हमको गाड़ी पे पीछे बैठने की आटे की, तो अब हम बाजार ले जाने के लिए उसको क्या करेंगे? संगठन बनाएंगे। अब कार्य का इसमें बंटवारा भी होगा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और वो पीछे मेरे बैठ के वो मेरी गठरी जो होगी आटा की वो पकड़े रहेगा। ठीक, तो बाजार गए हम लोग, बाजार गए, अब वहां से क्या हुआ? अब हमारा एक उद्देश्य है कि मैं आटा लाऊंगा बाजार से, ठीक है, तो उसके उद्देश्य से हमने अपने मित्र को बुलाया, तो अब क्या हो गया? संगठन हो गया, कार्य का बंटवारा हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया? यही प्रक्रिया संगठन हो गई। तो यही बता रहा मैत्रीपूर्ण है, अपने मित्र को हमने बुलाया। भाई कोई अपने शत्रु को बुलाएगा नहीं अपने गाठे की मतलब आटे की गठरी को उठाने के लिए, ठीक है। तो वैसे अपने जो कार्य होते हैं, तो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कोई दुश्मन व्यक्ति को नहीं रखना चाहता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो किसी सामान्य उद्देश्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह कथन किसने कहा है? हाइने महोदय ने। किसने कहा? हाइने महोदय ने। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। हाइने ने क्या कहा? हाइने ने कहा कि जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए हम विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन करते हैं, यानी विशिष्ट लोगों का या तमाम सारे स्टूडेंट का, मतलब किसी भी प्रकार का ग्रुप हो सकता है, संगठन हो सकता है, वो एक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे समिति का निर्माण करते हैं, दुर्गा पूजा समिति होती है, उद्देश्य होता है दुर्गा पूजा करवाना, ठीक है, चंदा वसूलना, चंदा वसूल करके दुर्गा पूजा करवाते हैं। उसके बाद में दुर्गा जी की बाकायदा पूजा होती है, नवरात्र एक समिति है। अब समिति, संस्था और इसके बाद में ये सारी चीजें आप सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वही सारी चीजें इस पे भी लागू होती है। संगठन का मतलब यही है, हाइने महोदय ने बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न क्रियाओं, व्यक्तियों और उनके साधनों के मध्य उचित संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न क्रियाओं के बीच में, व्यक्तियों के बीच में और उनके साधनों के बीच में, तो कौन कौन है? बहुत अलग अलग प्रकार की क्रिया, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति और अलग अलग प्रकार के साधन, उनके बीच, इन्हीं सभी के बीच में क्या होता है? उचित संबंध जो स्थापित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी परिभाषा देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया में वह क्रिया जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गीत नहीं है भाई, गति है, ठीक है, संगठन को क्या करती है? गति प्रदान करती है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जो क्या करती है? वह व्यवस्थापन की वह प्रक्रिया जो क्रिया को योजना मतलब व्यवस्थापन की वह क्रिया जो योजना को क्या करती है? क्रियान्वित करती है, मतलब चलाती है, साथ ही साथ संगठन को क्या करती है? गति प्रदान करती है। तो वह क्रिया जो संगठन को गति प्रदान करती है, योजना को क्रियान्वित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दैट्स कॉल्ड नियंत्रण। तो नोन एज नियंत्रण, उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? नियंत्रण, नियंत्रण कहते हैं। हमने बताया नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? बोलिए भाई। तो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? योजना को क्रियान्वित करते हैं, योजना को चलाते हैं। योजना में जो संगठन होता है, मतलब जो संगठन होता है, उस संगठन को गति प्रदान करता है कौन? तो वो करता है नियंत्रण, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रण की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? मतलब एक प्रश्न पूछा गया था, नियंत्रण की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? निरीक्षण होती है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसी में भी हमारे सारी चीजें बता दूंगा, चिंता मत करिए।
ग्रास एवं केंडल ने के अनुसार निरीक्षण बोल रहा हूं, नियंत्रण। तो ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो नियंत्रण की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार जो नियंत्रण है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। अब यहीं पे दिया है इन्हीं के अनुसार, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार, कि नियंत्रण की 3 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी सही क्रम में होनी चाहिए। तो ये ध्यान है कि जो है ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार जो अवस्थाएं होती हैं नियंत्रण की, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है समायोजन, दूसरी होती है निरीक्षण, तीसरी होती है आपका कौन? तो एक और होती है आपका बल देना। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से सजाना है। अब क्रमबद्ध रूप से हमने बताया नहीं, इसको ध्यान मत रखिएगा। अब इसमें क्रमबद्ध रूप से है ऑप्शन इसका बा। पहले क्या होता है, नियंत्रण जब किसी चीज पर हमको करना होता है, किसी चीज पर बल देना होता है, किसी चीज को गति प्रदान करनी होती है, या किसी चीज को क्रियान्वित करना होता है हमको, तो उसमें नियंत्रण की भूमिका होती है। जब नियंत्रण की भूमिका होती है, नियंत्रण कार्य कैसे करता है नियंत्रण? तो नियंत्रण पहले नियंत्रण बल दिया जाता है। किसी योजना है, कोई संगठन है, उस पर हम बल देंगे। क्या करेंगे? उस पर बल देंगे। तो बल देना पहली है क्या? बल देना कौन सी अवस्था है? नियंत्रण की क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रण की पहली अवस्था कौन सी है? तो नियंत्रण की पहली अवस्था है बल देना। बल देना मतलब क्या? उसको गति प्रदान करना। क्या करना? उसको गति प्रदान करना। होती है निरीक्षण। क्या होती है? निरीक्षण। तो पहले जब हम उसको गति तो प्रदान कर दिए हम, उसके बाद में उसका हम निरीक्षण करेंगे दूसरा, यानी तो नियंत्रण की दूसरी अवस्था कौन सी है? निरीक्षण होती है। ठीक है, निरीक्षण मतलब होता है उसकी हम जांच करेंगे अच्छे तरीके से कि व्यवस्था में क्या क्या चीजें गलत हैं, क्या सही है। अगर गलत है तो उसमें संशोधन क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें बताता है। और साथ ही साथ जब गलत और सही चीजें मिल जाती हैं हमको, तो उसका कैसे तरीके से हम समायोजन कर सकते हैं, नहीं उसको मतलब समन्वयात्मक रूप से हम कैसे रख सकते हैं कि मतलब उसमें कोई चीज ज्यादा गलत ना हो, ना ज्यादा बुरी मतलब बेकार हो, ना ज्यादा सही हो। ठीक है, मतलब ज्यादा सही हो सकती है लेकिन ज्यादा गलत ना हो। तो दोनों के बीच का जो समायोजन होता है वो स्थापित करता है उसके बाद में। ठीक, तो नियंत्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले में वो क्या करता है? किसी को गति प्रदान करता है। दूसरी अवस्था के अंतर्गत नियंत्रण क्या करता है योजना में? दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत क्या करता है? निरीक्षण करता है उस व्यवस्था का। ठीक है, गृह व्यवस्था का क्या करता है? निरीक्षण करता है। उसके बाद में क्या करता है? उसके बाद में समायोजन करता है कि जो चीजें गलत हैं उसको सही, और जो चीजें मतलब कम सही है उसको और सही करने का प्रयास करता है। ठीक, नियंत्रण की 3 अवस्थाएं आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। आगे देखते हैं, यदि कार्य का तकनीकी पक्ष विशेषकर अंतिम परिणाम व्यवस्थापक के मस्तिष्क के में अधिक महत्वपूर्ण हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है कि यदि कार्य का तकनीकी पक्ष, तो कोई कार्य है उसका जो तकनीकी पक्ष होता है वो विशेष रूप से क्या हो? अंतिम परिणाम व्यवस्थापक, अंतिम परिणाम जो हो विशेषकर जो तकनीकी पक्ष का, वो क्या हो? व्यवस्थापक के मस्तिष्क में, यानी जो व्यवस्था बनाया हो, व्यवस्थापक उसी को कहते हैं जो व्यवस्था बनाने का कार्य करता है। व्यवस्थापक के मस्तिष्क में अधिक महत्वपूर्ण होती है, वह प्रक्रिया कहलाती है निर्देशन। तो सबसे जरूरी बात क्या होती है? निर्देशन। किसी चीज का निर्देशन कैसे होता है? डायरेक्शन उसका। ठीक है, तो दिशा प्रदान करना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी कार्य का तकनीकी पक्ष देखें, विशेषकर अंतिम परिणाम व्यवस्थापक के मस्तिष्क में अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो होता है निर्देशन। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि व्यक्ति के विकास पर कार्य के तकनीकी पक्ष का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया क्या? मार्गदर्शन कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? मार्गदर्शन कहलाती है। किसी व्यक्ति के विकास पर किसी व्यक्ति के विकास पर कार्य के तकनीकी पक्ष का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो तो वह प्रक्रिया कहलाती है मार्गदर्शन। यानी मार्गदर्शन मतलब वही निर्देशन का थोड़ा बड़ा रूप होता है मार्गदर्शन। ठीक है, जब आप एकदम से कठिन पहलू में फंसे हुए होते हैं, आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए जो व्यवस्थापक होता है, निर्देशक होता है, फाउंडर होता है, वो कार्य करता है। ठीक, आप ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए, इतने प्रश्न आपने समझे और अच्छे तरीके से जाना कि क्या होते हैं। ठीक है, अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा आपका, अब इकाई 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है, इकाई 1 समाप्त हो जाता है। ठीक, इकाई 2 इसके बाद में आएगा। इकाई 2 के अंतर्गत हम बात करेंगे पारिवारिक साधन के बारे में। पारिवारिक साधन में हम चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 मतलब इकाई 2 का चैप्टर 1 यानी पूर्ण रूप से तीसरा चैप्टर होगा। उसके अंतर्गत मानवीय एवं अमानवीय साधन देखेंगे जो परिवार से संबंधित होते हैं। उसके बाद में चौथा चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे धन व्यवस्थापन, आय व्यय, पारिवारिक बजट क्या होता है, बचत एवं विनियोग के प्रकार देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो इकाई होगी 2 वो अभी नहीं समाप्त होगी। उसके बाद में एक चैप्टर और आता है इसके अंतर्गत समय और शक्ति का व्यवस्थापन, इसको देख लेंगे। समय और शक्ति का व्यवस्थापन देख लेंगे।
उसके बाद में आपका इकाई 3 आ जाएगा। उसके बाद में हम आवास वगैरह के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो आपका इसी प्रकार से सिलेबस कंप्लीट होगा। पूर्ण सिलेबस देखने के लिए आप हमारे चैनल BA क्रैकर को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ और आपके समक्ष वीडियो जल्द से जल्द मात्रा में, मतलब जल्द से जल्द समय में पहुँच जाए सारी वीडियो, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर और BA फर्स्ट ईयर से संबंधित और तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी हो गया और बहुत सारे इतिहास वगैरह से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमारे दूसरे चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट को पर जाकर के आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। उस पर भी डेली लगभग जो है 3-4 वीडियो अपलोड होती हैं डेली, ठीक है। तो उस पर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ पे भी कंप्लीट करवाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।